नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। खबर दोपहर से पहले रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम देखने को मिला, जहां शहीद करण कुमार यादव के घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है। शहीद को नम आंखों से विदाई देते हुए लोग इस दौरान कानपुर में नजर आए। चौबेपुर के भावपुर में पहुंचेगा शहीद का शव। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि कानपुर के बिठूर घाट पर होगा शहीद का अंतिम संस्कार। इस दौरान लोगों की जो भीड़ है वो शहीद के घर के बाहर नजर आई। अंतिम दर्शन के लिए लोग नजर आए हैं। आपको बताते चले कि शहीद करण कुमार यादव के घर के बाहर लोगों की भीड़ देखने को मिली है। शहीद को नम आंखों से लोग अंतिम विदाई देते हुए भी नजर आ रहे हैं। और आज कानपुर पहुंचेगा करण सिंह यादव का पार्थिव शरीर। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा और हर कोई शहीद की एक झलक पाने के लिए इस वक्त बेताब नजर आए हैं। इस दौरान नम आंखों से लोग विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं माता पिता और पत्नी के साथ ही बहन का रो रो कर बुरा हाल भी बताया गया है। और जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से अंतिम दर्शन को घर के बाहर टेंट लगाकर रखने की तैयारी भी देखने को मिली है। शहीद का जो शव है वो भी पहुंच चुका है। तो 21 दिसंबर को जम्मू के राजौरी के पुंछ में आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए थे, जिसमें एक करण भी शामिल थे। और आज शहीद जवान का पार्थिव शरीर कानपुर पहुंच चुका है। लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दे रहे हैं और इसके बाद ही शहीद का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। वही बेटे की शहादत की खबर मिलने के बाद से ही परिजनों का लगातार रो रो कर बुरा हाल है। और आज जब परिजनों ने अपने बेटे का पार्थिव शरीर देखा तो सभी की जो तस्वीरें थी वो दिल को भावुक करने वाली थी। सभी रो रो कर बेहाल नजर आए। इस दौरान गांव के सभी बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग शहीद के अंतिम दर्शन पाने के लिए शहीद के घर के बाहर मौजूद नजर आए। इसके साथ ही शहीद के पिता का भी अब साफ तौर पर यह कहना है कि दूसरे बेटे को भी सेना में भेजेंगे। देश की सेवा करने के लिए दूसरे बेटे को भी हम सेना में भेजेंगे। आपको बता दें कि चौबेपुर के भावपुर में पहुंचेगा शहीद का शव। अगली खबर बलिया से है, जहां सपा जिलाध्यक्ष का शव पहुंचा विसुकिया गांव। सपा जिलाध्यक्ष का शव विसुकिया गांव पहुंचा है, जहां सपा जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव का निधन हुआ था। सपा जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव के निधन की खबर थी। लखनऊ में सड़क हादसे में जिलाध्यक्ष का निधन हुआ था। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ बलिया में भी देखने को मिली है। सड़क हादसे में जिलाध्यक्ष का निधन हुआ था। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और नेता भी इस दौरान बलिया में मौजूद है। तस्वीरें बलिया से है, जहां सपा जिलाध्यक्ष का शव पहुंचा विसुकिया गांव। सड़क हादसे में जिलाध्यक्ष की मौत हो गई थी और इस दौरान बलिया में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सपा जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव का शव जब पहुंचा तो इस दौरान सभी सपा कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी है। तो बलिया से फोन लाइन पर संजय तिवारी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, सपा जिलाध्यक्ष का शव विसुकिया गांव पहुंचा है। इस दौरान किस तरीके से पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा और सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने किस तरीके से नम आंखों के साथ उन्हें विदाई दी है? जी, बता दें कि जो जिससे कल सड़क दुर्घटना में लखनऊ में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी, उसके बाद पूरे बलिया में तो की लहर दौड़ गई थी। और जिसको लेकर आज रात्रि में उनके घर जो शव लखनऊ से लाया गया, उसके बाद हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जो अन्य पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो उनके घर पहुंचे हैं और काफी संख्या में लोग वहां पहुंचे हैं। और काफी इसको देखते हुए, संख्या के लोगों के हुजूम को देखते हुए प्रशासन ने भी काफी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। और उनके गांव की सुखिया से उनके जो जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के थे राजमंगल यादव, इनके शव पार्थिव शरीर को समाजवादी पार्टी कार्यालय लाया गया। वहां पे भी इनकी भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद जिला पंचायत में कार्यालय पर भी इनको ले जाया गया। वहाँ पे भी लोगों ने फूलमाला से इनका श्रद्धांजलि की। उसके बाद पूरे
से लेते हुए यह श्रीरामपुर ले जाया गया है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए संजय तिवारी, जिस तरीके से तस्वीरों में कार्यकर्ताओं और नेताओं की भीड़ देखने को मिल रही है, लाजमी है अंतिम संस्कार में भी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे। पुलिस प्रशासन ने जहां अंतिम संस्कार होना है वहां पर क्या कुछ तैयारियां की रखी हैं? जी, अब आपको बता दें कि अभी वहाँ पे जो श्रीरामपुर घाट है, जहाँ पे अंतिम संस्कार हो रहा है, वहाँ पे भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैयार है, मौजूद भी है। और यहाँ पे जो सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये ऐसे ही अन्य जिलाध्यक्ष थे जो सभी के सुख दुख में मिलते थे, लोगों के पास जाते थे, उनकी समस्याओं से रूबरू होते थे। और उसके बाद जो सभी दलों में के नेता जो है इनसे मिलते थे, जुलते थे और अपनी समस्या, अपनी बातों को लेकर ये आपस में विचार विमर्श भी करते थे। आज वैसे व्यक्ति थे कि सभी की आंखों में आंसू आ गए राजमंगल यादव के शव को देखते हुए। और यहाँ पे भी सभी राजनीतिक दल के भी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, घाट पे पहुंचे हुए हैं। और जो व्यवस्था है यहाँ पे हजारों की संख्या में, आप पूरी तस्वीरों में देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद संजय इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, इस वक्त देश की सियासत में लगातार भूचाल आ रहा है। कभी विपक्षी दलों के जिस तरीके से नेताओं को सस्पेंड किया गया वो मुद्दा बन रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए मिमिक्री को लेकर भी लगातार मुद्दा बना रही है। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर है वो ये है कि आखिर इंडिया गठबंधन के बीच में चल क्या रहा है, क्योंकि गठबंधन में लगातार रार की खबरें तो सामने आती हैं। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की बैठक से जल्दी उठ के चले गए थे, उसके बाद से अटकलें थी कि क्या नीतीश कुमार जो पीएम पद का जो नाम सामने आया है उससे संतुष्ट नहीं है क्या। लेकिन अब नीतीश कुमार ने इस पर भी सफाई दी है। नीतीश ने बोला है कि गठबंधन से हमें कोई भी तकलीफ नहीं है, गठबंधन में कोई रार नहीं है, सब कुछ चंगा भला अच्छा चल रहा है। तो वही दूसरी तरफ आज मायावती दिल्ली दौरे पर है और लगातार ये भी खबरें हैं कि मायावती आज तमाम अपने शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी और इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन इंडिया गठबंधन में अगर बसपा शामिल होती है तो इससे किसको फायदा और किसको नुकसान होगा, यह सवाल बड़ा है। क्योंकि अगर हम 2019 के आंकड़ों पर गौर करें तो 2019 में बसपा का गठबंधन समाजवादी पार्टी से था। ऐसे में समाजवादी पार्टी में भी कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट देखने को मिल रही है कि मायावती अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो समाजवादी पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी, ना ही रालोद होगी। और ये कहने के पीछे भी मायावती के पास तो वजह है, क्योंकि मायावती लगातार अपना जनाधार बढ़ा रही हैं। लेकिन गठबंधन में शामिल नहीं होने पर अखिलेश यादव समेत रालोद के पास भी देखा जाए तो एक पुख्ता तौर पर एक प्रॉपर डेटा है। क्योंकि अगर 2019 के नतीजों पर गौर करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा 48 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर और रालोद के खाते में 3 सीटें गई थी। इन सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी, बसपा और रालोद ने चुनाव लड़े। लेकिन 2019 के जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो उसमें बसपा को 19.4% वोट मिले और 10 सीटें बसपा के खाते में गईं। समाजवादी पार्टी को 18.1% वोट मिले। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें आई। तो जब बसपा और सपा का गठबंधन था तो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा। और रालोद ने 2019 में 3 सीटों पर चुनाव लड़े थे और इन 3 ही सीटों पर रालोद को करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अटकलें हैं कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती हैं तो किसको सबसे ज्यादा नुकसान और उनके गठबंधन में आने से किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन इसी बीच इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से नीतीश कुमार की नाराजगी को लेकर खबरें थी, अब उस पर नीतीश कुमार ने फिलहाल पूर्ण विराम लगा दिया है। नीतीश कुमार ने आज मीडिया से मुखातिब हुए कहा कि किसी बात को लेकर वो नाराज नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे गठबंधन से कुछ नहीं चाहिए, मुझे पद की कोई लालसा नहीं है, तो इसको मुद्दा ना बनाया जाए क्योंकि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है। और नीतीश कुमार की नाराजगी की बात 19 दिसंबर से सामने आई थी। जब 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई तो ममता ने पीएम पद के लिए
खड़गे का नाम सुझाया। इसके बाद से ही लगातार नीतीश कुमार की नाराजगी की बात सामने आ रही थी। नीतीश ने बिहार में महागठबंधन सरकार को लेकर कहा कि यहाँ सब ठीक है, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। इस दौरान नीतीश पटना में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि पहुंचे थे। जब उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुए, ये बात तो क्लियर कर दी कि उन्हें पद की कोई लालसा नहीं है। पीएम कोई भी हो, वो सिर्फ गठबंधन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एनडीए को हराना चाहते हैं। पूरा एजेंडा है एनडीए को हराना। तो वहीं दूसरी तरफ आज मायावती दिल्ली पहुंच रही हैं और उम्मीद है कि मायावती आज इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर अपने तमाम नेताओं, अपने तमाम पदाधिकारियों से चर्चा करेंगी। ऐसे में क्या मायावती अभी तक जिस तरीके से एकला चलो की बात अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती थी, क्या अब वो इंडिया गठबंधन में जाने को तैयार है? क्या मायावती ये जानती हैं कि अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी तो उनका जनाधार बढ़ेगा? और इंडिया गठबंधन में शामिल अगर मायावती होती है तो इससे किसका नफा, किसका नुकसान होगा? और इसके साथ ही क्या मायावती का इंडिया गठबंधन में शामिल होना बीजेपी को एक तगड़ा और करारा झटका पहुंचा सकता है 2024 के चुनाव में? आज इन्हीं बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए विवेक पांडे, नेता सपा, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल शर्मा जी, नेता कांग्रेस, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। वही शफात हुसैन, नेता बीजेपी के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक पांडे जी, अभी तक तो मायावती लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहती हुई नजर आ रही थी कि वो एकला चलो की राह पर है, यानी कि 2024 का चुनाव वो अकेले लड़ेंगी। लेकिन अब अटकलें हैं कि आज जब मायावती दिल्ली जाएंगी तो वो अपने तमाम शीर्ष नेताओं के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर भी चर्चा करेंगी। ऐसे में अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो किस तरीके से गठबंधन को फायदा पहुंचेगा? नहीं, देखिए, पहले तो मैं मंच पे आसीन सभी ससम्मानित जितने भी प्रवक्ता हैं सभी को प्रणाम अनुमोदन करूंगा। अटल जी की आज चूंकि एक जन्म की तिथि है और उस पे भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं भावनात्मक रूप से। सबसे बड़ी बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि देखिए, किसी भी दल के लिए उत्तर प्रदेश में एक चुनौती के रूप में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा विकल्प है, उसके बाद बसपा है बिल्कुल, और कांग्रेस और अन्य दल। चूंकि हमारा उद्देश्य जो है वो एक लक्षित उद्देश्य है कि इस समय हमें भाजपा को सत्ता से हटाना है जी। और इस उद्देश्य में चूंकि बसपा का भी अपना एक अस्तित्व है, जनाधार है, पूर्ववर्ती में बसपा ने शासन किया है उत्तर प्रदेश में, तो हम तो शहर से स्वागत करते हैं कि अगर मायावती जी कोई स्टैंड ले रही हैं तो भाई हम उनकी आलोचना क्यों करें। आज उनको भी अपने दल का अस्तित्व बचाना है, अपने दल के लोगों के जो उनके जनाधार हैं उनके सम्मुख अपनी नैतिकता को साबित करना है, और ये उनके चूंकि दल का आंतरिक विषय है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस समय जो चुनौतियां हैं राजनीतिक दलों के सामने, भाई 4 साल बाद एक पुलिस भर्ती आई, उसमें ओवर एज हो गए विद्यार्थी, देखे किस तरह से धरना देने के लिए पुनः मजबूर हो गए। अब उसमें चूंकि बात ओवर एज की नहीं, 69 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी देखिए स्वतंत्र देव सिंह के घर के बाहर बैठ गए मजबूरी में, ठंड में। तो क्षेत्रीय दलों के सामने भी चुनौतियां हैं कि जो उनका जनाधार है, जो उनके अंदर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके विश्वास को कायम रख सके। अब चूंकि मायावती जी अगर पहले एक निर्णय ले रही थी और अब उन्होंने कमान अपने भतीजे को सौंप दी है, और अब चूंकि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का एक फेज आया है, तो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के फेज के अनुसार अगर मुझे लगता है कि उनके आंतरिक दल की बैठक में ये विचार विमर्श किया गया है कि इंडिया गठबंधन में उनको आना चाहिए, तो मुझे लगता है ये स्वागत योग्य कदम है। भाई हमारा उद्देश्य एक है, हमारा संकल्प एक है, हमारा विकल्प एक नहीं हो सकता, हमारे विकल्प आपस में ही किसी एक को चुनना है। लेकिन तो मुझे विवेक लगता जी, है आप कि ही लोग की तरफ से लगातार ये कहा जाता था कि मायावती कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती हैं, ऐसे में आप उनका स्वागत कर रहे हैं, अब ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं, उसका कारण है। देखिए, पूर्ववर्ती में अगर आप देखेंगे लगातार कई ऐसे ज्वलंत विषय और मुद्दे रहे जिसपे कि बसपा लगातार मौन रही, और अब अगर बसपा अपने उस मौन को तोड़ते हुए, उस मौन के बाहर आकर के, उस दबाव के बाहर आकर के, चाहे जो दबाव रहा हो हम उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन अगर वो अपने प्रत्याशी उतारती है या अपने प्रत्याशियों के सामने आकर के इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से लड़ना चाहती है, तो भाई हम लड़ने वालों का स्वागत तो करेंगे। भाई आपके ऊपर सवाल तब उठता है जब आपकी कार्यप्रणाली में संदिग्धता दिखती है, लेकिन आप एक पक्षीय होंगे, चाहे वो इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो। जब आप एक पक्षीय हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी नीति रणनीति सामने आ जाती है। और हम राजनीतिक दल है, देखिए राजनीतिक दल बोलने से ज्यादा मौन रहने वालों पे ज्यादा विश्वास नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है कि आपको खुल करके मैदान में आना चाहिए, और चूंकि ये उनके दल का चूंकि आंतरिक मामला है तो अंतिम निर्णय तो मायावती जी को ही लेना है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आलोचना जैसा विषय है। ठीक है, देखिए अनिल शर्मा जी, लगातार कांग्रेस तो ये चाह ही रही थी कि मायावती आपके साथ आ जाए, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए। आखिर मायावती को साथ लाना इतना जरूरी क्यों है यूपी में? अनिल जी।
विपक्षी दल जी। इस लोकतंत्र की व्यवस्था को और संविधान को बचाने के लिए आगे आना चाहते हैं, उनका यथा योग्य स्वागत है। और संविधान की परिकल्पना के आधार पर संविधान का सम्मान करने वाली पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी का निश्चित ही, हमने तो पहले भी कहा था, इंडिया गठबंधन में का आना निश्चित है। और इंडिया गठबंधन ही ऐसा संगठन है जिसमें सर्वधर्म समभाव की बात करने वाले सभी दल साथ हैं। देश धर्म की बात करने वाले, एकता सद्भावना की बात करने वाले सभी दल हमारे साथ हैं। और निश्चित समझ लीजिए कि जो एनडीए गठबंधन में जो लोग हैं, उनसे भी टूट टूट कर लोग हमारे साथ आने के लिए लालायित हैं। कौन से लोग हैं अनिल शर्मा जी, कौन लालायित है, बताएंगे क्या नाम? देखिए वो भी सामने आएगा, लेकिन अभी उनका जो है इस स्पष्ट नहीं किया उन लोगों ने कि वो ये नजदीकी देख रहे हैं चुनाव कितना नजदीक आते हैं और हम लोग साथ आए। ठीक है, ठीक है। रही बात बीएसपी की, बीएसपी का अपना उत्तर प्रदेश में जनाधार है। समाजवादी पार्टी बीएसपी अपना जनाधार रखती है, लोकदल अपना जनाधार रखती है, आम आदमी अपना जनाधार रखती है, कांग्रेस अपना जनाधार रखती है। लेकिन सारे दल अगर जब एक प्यार भरे गुलदस्ते के साथ सारे फूल जब एकत्र तो एक बहुत बड़ा प्यारा गुलदस्ता बनता है। और यह गुलदस्ता पूरे उत्तर प्रदेश और इंडिया गठबंधन को महकाने के लिए उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्रीय दल है वो सारे एक मंच पर आ रहे हैं। और इंडिया गठबंधन में सारे प्रदेशों के क्षेत्रीय दल एक साथ आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ देश मजबूत होने जा रहा है, लोकतंत्र मजबूत होने जा रहा है। एनडीए गठबंधन ने क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की जो मुहिम चलाई उसमें वो नाकाम साबित होगी। और जिस प्रकार से बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचाने का काम करती है और मझले और छोटे व्यापारियों को जो नुकसान पहुंचा रही है उसका भरपाई अब होगी। लोकतंत्र में बहुत बड़ा विश्वास जो लोगों का है, इसलिए लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। लोग बीजेपी तोड़ना चाहती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, अभी हमारे झारखंड के एक नेता से हमारी बात हुई थी कांग्रेस के, वो बता रहे, बोले बीजेपी के यहाँ से ऑफर दिया जा रहा है, बोले आप कांग्रेस में कहाँ पड़े, हमारे साथ आइए, हम आपको बड़े पद देते हैं। ये व्यवस्था चल रही है बीजेपी की। बीजेपी तोड़ना चाहती है सभी दलों को, लेकिन उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि जितने भी दल हमारे साथ हैं लालची नहीं है, बड़ा दिल रखने वाले लोग हैं। अगर आवश्यकता पड़ती है कि जैसे मैं आप छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं कि इस चैनल पर अनिल शर्मा को बोलने का अगर ज्यादा मौका दिया जाए तो हमारे गठबंधन के साथ ही मेरे प्यारे भाई विवेक पांडे जी 1 मिनट में कह देंगे कि नहीं, अनिल भाई को बोलने दिया जाए। और अगर विवेक पांडे जी को बोलने का ज्यादा मौका दिया जाए तो अनिल शर्मा कहने को तैयार है, नहीं विवेक जी को मौका दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग बड़ा दिल रखने वाले लोग हैं और यही तकलीफ होती है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, शफात हुसैन जी, सबसे बड़ी तकलीफ यही है। लगातार कहा जा रहा है कि अगर इंडिया मजबूत हो रहा है तो बीजेपी को परेशानी किस बात की? क्यों बीजेपी हर एक प्रदेशों में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेताओं को तोड़ रही है? मुस्कान जी, सभी को मेरा नमस्कार। आज अटल जी का जन्मदिन है, उनको नमस्कार। सफात, उनके चरणों में पुष्प आवाज कमारी सफात जी आपकी। ठीक है, मैं अपनी टीम से बोलूंगी प्लीज आवाज तेज की जाए। जी सुमन जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बताएं। सुमन जी, मुझे शफात जी, मुस्कान नाम है मेरा, बताइए। जी जी मुस्कान जी, मुझे और भारतीय जनता पार्टी को और इस प्रदेश की जनता को, इस देश की जनता को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत इस बात है कि ये स्वार्थ का गठबंधन है। और बच्ची मैं गठबंधन नहीं कहूंगा, ये गुटबंधन है। ये गुटबंधन जो है, जो अभी तक अगर स्वार्थ ना होता तो ये अभी तक अपना प्रधानमंत्री नहीं चुन पाए। इतनी बैठकें हो रही। अभी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें किस तरह से जो है ये लोग दिल्ली में तमाशा कर रहे थे। अभी इनकी बैठक हुई और मायावती जी जो ये बता रहे हैं कि हमारे एनडी गठबंधन में आएंगी, क्या वो लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड को भूल जाएंगी? उसके बाद उन्होंने नारा दिया, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। क्या ये कार्यकर्ता उस नारे को भूल जाएंगे बसपा के? और कांग्रेस के लोग जो इस तरह से बात कर रहे हैं कि हम बड़े मोहब्बत की बात और प्यार की बात कर रहे हैं, है ना? अगर बात है तो ये लोग अपना प्रधानमंत्री क्यों नहीं चुन पा रहे हैं? क्यों नहीं घोषणा करते हैं कि हम इनके नेतृत्व में देश में चुनाव लड़ेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि किस मुद्दे पर जाएंगे। अगर विकास की बात करिए
तो विकास इनके पास नहीं, क्योंकि जनता 70 साल इन्हीं लोगों को देख चुकी है कि किस तरह लेकिन से कांग्रेस शफात ने- जी, अनिल जी तो कह रहे हैं कि आप उनके इंडिया गठबंधन को तोड़ने का काम कर रहे हैं, प्रदेश के नहीं, तमाम इंडिया- प्रदेशों के इंडिया नेताओं को मैडम- पद मैडम, का लालच जी, दे रहे हैं इंडिया- आप। इंडिया गठबंधन नहीं है, ये एनडी गठबंधन है। एनडी मतलब गुट, ये गुटबंधन है, और गुटबंधन को ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने का नहीं है, ये खुद ही टूट जाएंगे, क्योंकि ये स्वार्थी लोग हैं, देश को लूटने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं। अरे 300 तभी तो कहते हैं एनडीए गठबंधन नहीं, ठगबंधन है एनडीए, खाता खुलवाया जो लोगों देश ने, को लूटने का काम 15 करता है। क्या? और लोग आज ये भी देखिए नहीं वो भूले हैं भ्रष्टाचार को कि हमारी बटेश्वर पार्टी ने बम किस तरह कांड से में किया। जितना भी 2 योजना लोगों का को काम फांसी, होता है, 7 लोगों को उम्र कैद और पूरे गांव को जुर्माना भरना पड़ा था अटल बिहारी वाजपेयी जी की झूठी गवाही पर। अरे ये बताइए, गुटबंधन में ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की गुलामी करते करते हैं, अंग्रेजों की मुखबरी ठीक करते है, एक रहे एक करके प्लीज अंग्रेजों के लिए। ठीक है। अनिल ये शर्मा भी जी, देश नहीं अनिल भूला शर्मा है, जी प्लीज, इसीलिए शफात 70 जी साल तक जो लोग जीवित ठीक थे, है। जिन्होंने उस गंदगी को आपकी देखा ठीक था, है। इसीलिए आपकी सत्ता नहीं आने दी। ठीक है, ठीक है। अरे शफात जी, रुकिए, रुकिए। ठीक है। मायावती जी को प्रधानमंत्री घोषित करिए आप। अरे वो घोषित कर देंगे ना, खड़गे जी अरे का नाम आपको आगे चिंता किया है करने ना की उन्होंने, थोड़ा आवश्यकता तो नहीं। इंतजार करें। हमारे दल का मामला है, हम क्या करेंगे। आप अपनी देखिए, आप तो बड़े ठीक है, ठीक है, एक एक करके प्लीज, प्लीज 400 विवेक पार जी, करेंगे, जब 500 पार शफात करेंगे, जी इतनी से घबराहट क्यों बसपा है? गठबंधन के साथ आने का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि क्या वो गेस्ट हाउस कांड भूल जाएंगी क्या मायावती, और आप लगातार मायावती को ये भी कहते हैं कि वो लगातार बीजेपी के समर्थन में बोलती है, कैसे विश्वास कीजिएगा आप? शफात जी का सवाल है आप, शफात जी लगातार ये बोल रहे हैं कि कैसे सपा इन लोगों को पहले विश्वास शांत करेगी? कीजिए, देखिए डिबेट हो रही है, शांत कीजिए अरे पहले। शफात जी प्लीज एक एक करके, अरे शफात जी रुकिए ना, बाकी ये भी गेस्ट तरीका को नहीं है ना, बोलने ये दीजिए ना। अराजकता का माहौल ठीक सही है, नहीं है ना अरे इस शफात तरीके जी का। प्लीज। लोगों ने आज बिल्कुल। हमको बोलने का मौका मिल रहा है, इन्होंने मुसलमानों को छला, कांग्रेस ने मुसलमानों को छला, ठीक है। सपा ने छला, ये बसपा देखिए ने कुछ छला। ज्यादा ही हो गया, ये कुछ ठीक ज्यादा है, ही। अरे शफात जी ये प्लीज। कपटी लोग हैं। ठीक है। ये कपटी लोग देखिए, हैं लोग। कुछ ज्यादा ये व्यक्तिगत हो जाते हैं। ठीक देखिए, है, अभी अरे मैं शफात जी बोल जनता रहा के हूँ। हाथ में छोड़ते हैं ना, जनता समझदार है, जनता व्यक्ति 2024 ज्यादा में हो बता रहे हैं, देंगे। सपा ठीक है, जी। अरे रुकिए खुलेआम शफात जी आपके प्लीज। बीजेपी के सांसद मुसलमानों को गाली बकते हैं। मत बोलिए, ये गुट है, ये दल नहीं है। ठीक है, करते ठीक हैं है, मुसलमानों का। ठीक है, ठीक है, ठीक है शफात जी, हो गया। विवेक हरी जी, सभा में कहते हैं मुसलमान अगर हमारी सभा में है तो चले जाए, हमें मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, मुसलमान गद्दार है। अरे भाई ये साहब, बीजेपी कहती है अरे भाई और आप साहब, बीजेपी में पड़े हो। अरे भाई शर्म करो। अरे रुकिए ना छोड़ दो यार। शफात जी, अनिल जी प्लीज, छोड़ ऐसे नहीं, दीजिए। देखिए चर्चा का दायरा ये नहीं होता, देखिए भाई डाउन प्लीज करवाइए, प्लीज आ जाइए हमारे प्लीज भाई डाउन साथ। करवाइए, प्लीज तरीका प्लीज अच्छा नहीं है प्लीज ये। प्लीज एक एक करके अनिल जी, बोलिए। बहुत अरे ज्यादा है। शफात जी प्लीज रुकिए ना, सबको मौका दीजिए ना, बाकी भी गेस्ट हैं। ठीक है, मुरादाबाद के दंगों में आपकी पीएससी ने बहुत खून बहाया ठीक मुसलमानों है, का। ठीक है शफात जी, हो गया प्लीज, अब एक एक करके। नहीं शफात जी प्लीज, मैं अपनी टीम से बोलूंगी शफात जी का माइक प्लीज थोड़ा डाउन किया जाए। शफात जी प्लीज, आरोप लगा रहे हैं तो सुनिए भी तो जवाब उसका ना। विवेक जी जवाब ये क्या देंगे, हमारे 70 साल से पीड़ित का नहीं, सवाल एक बार मुस्कान दोबारा जी पूछ लीजिए। देखिए विवेक जी, लगातार ये बड़ी बातें कही जा रही है कि क्या गेस्ट हाउस कांड भूल के, क्या 2019 के नतीजों को भूल के, क्या 2019 के नतीजों के बाद जिस तरीके से सपा और बसपा का गठबंधन टूटा था उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टियों को कोई तकलीफ नहीं है क्या, जब इंडिया आपको गठबंधन नहीं में लगता मायावती कि आएंगी तो? आपको नहीं लगता कि मायावती जी तो उस कांड को भूल चुकी है, तभी तो हमसे गठबंधन हुआ था। जी और चूंकि मायावती जी ने एक बड़ा दिल दिखाया था और वो सपा के साथ गठबंधन में भी थी, लेकिन भाजपा उस जख्म को बार बार कुरेद करके घाव बनाने का प्रयास कर रही है। जी क्योंकि भाजपा को यह हजम नहीं हो रहा है कि मायावती जी कहीं, उनको डर भी है कि मायावती जी कहीं इंडिया गठबंधन में शामिल होकर के भाजपा के लिए एक समस्या न बन जाए। तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं कि रणनीति बदलते हुए इसीलिए मायावती जी ने अपनी सत्ता भी हस्तांतरित की हो, क्योंकि मायावती जी मजबूर हो सकती हैं, मान लेते हैं एक बार के लिए, लेकिन उनका जो जिसको उन्होंने सत्ता सौंपी है, मुझे लगता है वो एक बड़ा संकल्प, बड़ा विकल्प है बसपा के लिए, और वो एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड है, एक ही उनकी डिग्री भी ओरिजिनल है और जनतिथि भी एक ही है, परिवार वाले हैं। तो मुझे लगता है शफाक अहमद जी जिस तरीके से बातों को प्रस्तुत करते थे कि भाजपाइयों की एक आदत होती है कि वो पुरानी जो चीजें हो चुकी हैं, जो भूतकाल के गर्त में हैं, उनको वो जिंदा रखना चाहते हैं, जिंदा रखने का प्रयास करते हैं धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए। इनको मंदिरों में दिलचस्पी नहीं है, इनको विवादित मंदिर मस्जिद की भूमियों में दिलचस्पी है। उसको उदाहरण से, तर्क से प्रस्तुत कर देता हूँ। जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने विश्व का सबसे बड़ा चंद्रोदय मंदिर 72 मंजिला इमारत बनाने का संकल्प किया था, जो कि 2022 में पूरा होना था। 700 करोड़ का बजट था उस पर, लेकिन उस मंदिर को रुकवाने का काम इन लोगों ने किया। लेकिन उसकी आड़ में मंदिर जीवी बनते हुए इन लोगों ने कई ऐसे विवादित मंदिरों के मामलों को तूल दिया जिससे कि धार्मिक उन्माद बढ़ सके।
ठीक है। अंगारकोट से भी बड़ा विष्णु भगवान का मंदिर बनाने का संकल्प अखिलेश जी ने लिया। अगर ये सनातनी होते तो मुझे लगता है उस मंदिर को बनवाने का श्रेय लेते, ये उस मंदिर को बनवाने का नींव रख चुके होते। बिल्कुल ठीक लेकिन है। इनको मंदिरों में दिलचस्पी नहीं है। इनको मंदिर मस्जिद के बीच में जो भूमि होती है उसमें विवाद कैसे खड़ा किया जाए उसमें दिलचस्पी है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी शफात हुसैन को सीखने की आवश्यकता है, उनको समझने की आवश्यकता है। और ये बार बार मुस्लिमों की बात करते हैं। मैं तो ये सवाल कई बार बच्चों से मैंने उठाया कि भाई अयोध्या की बात होती है तो उसी अयोध्या में उस मस्जिद की भी बात होनी चाहिए। सरकार उस मस्जिद का श्रेय क्यों नहीं लेना चाहती है जिसको कि इन्हीं के नेताओं ने गिरवाया था। ठीक है। तो मुझे लगता है कि देखिए, मुस्लिम समाज को केवल भटकाने का काम करते हैं जो भाजपा के मुस्लिम नेता है। उन्हें काम नहीं करना है, उन्हें केवल भाजपा का एजेंट बन करके सक्रिय रहना है कि विपक्ष के प्रति किसी भी तरह की भावना मुस्लिम समाज में पैदा ना हो। सकारात्मक भावना तो बिल्कुल पैदा नहीं होने देना है। बस ये उसी एजेंडे में काम करते हैं। ये जैसे 2 रुपए के मीडिया सेल के ट्वीट वाले होते हैं, उसी तरीके से भाजपा में मुस्लिम नेताओं को रखा गया है केवल एजेंट बना करके। ठीक है। शफात जी, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगी तो इसका नुकसान बीजेपी को होगा, इसलिए बीजेपी को तकलीफ है। आवाज चली गई। शफात जी। जी मैम। जी आप जी। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि 70 साल की पीड़ित जनता ने सबका साथ सबका विकास के नारे पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और अभी आपने देखा कि जो अभी 3-5 राज्यों के उसका एक सवाल है मेरा, उसमें भी भाजपा की जमानत जब्त करा रहे थे। बस आ रही। ठीक है, उसमें भी भाजपा की जमानत जब्त करा रहे थे। और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था कि हम राम मंदिर देंगे, काशी का मंदिर देंगे और मथुरा का भी मंदिर देंगे। राम का मंदिर भारत की जनता को दे दिया है और बहुत मस्जिद कौन देगा? भाजपा ने नहीं दिया, झूठ ना बोले। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भाजपा ने नहीं दिया। देखिए, आप सभी प्रवक्ता हुनर तो बहुत रखते हैं कि चर्चा कोई भी हो, राम मंदिर, अयोध्या और मस्जिद का मुद्दा उठाई देते। पहली बात तो मैं सबसे गुजारिश करूंगी, ये कोई जनसभा का मंच नहीं है जहां से आप उनकी आप राम मंदिर को प्रमोट करेंगे, आप कहेंगे वो सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा है। प्लीज, जो मुद्दा है डिबेट का, शफात जी एक सेकेंड, जो डिबेट का जो चर्चा का मुद्दा है, प्लीज उसे ध्यान में रखिए। पाकिस्तान इसके अलावा तीसरी बात करना ही नहीं चाहती है। मुसलमानों के द्वारा बनाई जाती ये है। देश के टुकड़े करना अरे चाहती है शफात जी भारतीय रुकिए जनता ना, पार्टी। सवाल क्या है मेरा, आप फिर उस मुद्दे को राम मंदिर पे लेकर घुमा रहे हैं। देखिए, शफात हुसैन बार बार प्रयास करते हैं मुद्दे को डिरेल करने के लिए, क्योंकि मुद्दों पे बात करने के लिए भाजपा के पास कुछ है नहीं। आज शफात हुसैन मुस्लिम नेता इनसे पूछे ना, अकबर नगर के 2000 घरों के मुसलमानों के लिए खड़े होंगे? मैं कहता हूँ 1500 तो मुसलमानों के घर है। क्या अकबर नगर बस्ती उजाड़ी जा रही है? शफात हुसैन गए वहाँ मोहल्ले में समझाने लोगों को, या उनको ये कन्विंस करने के लिए कि नहीं आपको नवीनीकरण के नाम पे कहीं और चले जाना चाहिए? शफात हुसैन क्यों नहीं गए वहाँ पे? चलिए ठीक है, हो गया। देखिए, मुद्दे को डिरेल करने की कोई जरूरत नहीं है। मुद्दा लगातार आप सभी गेस्ट को बखूबी बता दिया गया है, तो प्लीज मुद्दे को डिरेल नहीं, न राम मंदिर न बाबरी मस्जिद। प्लीज 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 शफात जी, अरे शफात जी रुकिए ना, कब तक राम मंदिर का श्रेय लिया जाएगा भाई? मुद्दा कोई भी हो घूम के राम मंदिर पे आ जाता है। खैर, अनिल शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे, शफात जी प्लीज। शफात जी ठीक है, इसके बाद इनकी औकात पता चल जाएगी। अरे शफात जी, शब्दों की मर्यादा याद रखिए ना। शफात जी, किस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं शफात जी नहीं, शफात जी देखिए, शब्द नहीं। मैं अपनी टीम से बोलूंगी प्लीज शफात जी की वॉइस को डाउन किया जाए। नहीं करेंगे तो मैं इनको नाप दूंगा इनके शब्दों में। इनकी शफात जी प्लीज नेताओं के प्लीज शब्दों का दायरा, शब्दों की मर्यादा याद रखिए। नहीं, ये देखिए, ये चर्चा का ये कोई तरीका नहीं होता है। मैं बार बार नहीं, देखिए ये कोई तरीका नहीं होता है। लेकिन मुसलमानों को किस तरह इन्होंने दबा कुचला महसूस किया, आज ये सारा मुसलमान जागरूक हो नहीं, चुका है। जो मुसलमानों को बीजेपी का साथ कहती है, सीधे बोल के बिहेव करेंगे तो मतलब ये भाजपा ही किसी को कुछ नहीं समझते, किसी का बीजेपी सम्मान नहीं स्पष्ट होता। करते। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने साफ कहा था कि मुसलमानों पर भरोसा नहीं, मुसलमान गद्दार होते हैं, इसलिए मुसलमानों को टिकट नहीं दिए। अरे रुकिए ना, मुद्दा क्या है? एक सेकंड में सारे गेस्ट के बीच आऊंगी, आवाज पहले नीचे की जाए। मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रही हूँ, मुद्दा क्या है? आप लोग जवाब क्या दे रहे हैं? मेरा सवाल क्या है? प्लीज ध्यान रखिए ना, मुद्दा क्या है? मुद्दे को डिरेल मत करिए। जनता जानना चाहती है कि आखिर इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है, कौन किसके साथ है। भाई, जनता 5 साल इंतजार करती है कि उसे मौका मिलेगा, वो अपनी पसंद के प्रत्याशी को वोट देगी। उनको राम मंदिर और ये अभी मत बताइए ना, मुद्दा क्या, मुद्दे पे रहिए। लेकिन देखिए अनिल शर्मा जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है कि लगातार आपकी तरफ से ये बड़ी बातें कही जा रही है कि अगर मायावती साथ आ जाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका एक जो नुकसान है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार आप ही ने जिक्र किया कि एनडीए लगातार आपके नेताओं को तोड़ रही है, आपकी पार्टियों को तोड़ रही है, तो लाजमी है कि कहीं ना कहीं रार तो है ना, क्योंकि लगातार हर एक नेता मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए ये कहता है कि नहीं, इंडिया गठबंधन में रार रही है। आखिर ऐसी सफाई देने की जरूरत क्या पड़ रही है बार बार गठबंधन के नेताओं को? अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने आज सुबह सफाई दी है।
चल क्या रहा है ऐसा जो हर नेता मुस्कान को जी, बाहर आके सफाई देना पड़ जी रहा जी है? जी बिल्कुल। मुस्कान जी, इंडिया गठबंधन में कोई रार नहीं है, इसको केवल ट्रोल करने का काम किया जा रहा है। मैं आपको अरे बता दूं, प्रधानमंत्री बीएसपी बोल के दीजिए ना, कौन इंडिया रहेगा? गठबंधन में साथ आने पर सबसे बड़ी घबराहट अरे बीजेपी को क्या प्रधानमंत्री है? का नाम बता दीजिए। अरे शफात जी केंद्र की रुकिए ना, सत्ता का जवाब देने दीजिए अनिल जी को प्लीज। एक कहाँ जवाब दे रहे हैं? केंद्र की अरे सत्ता रुकिए का ना, तो रुख वो मेरे उत्तर सवालों का प्रदेश जवाब देंगे। सवाल यहाँ मैं पूछने बैठी हूँ। यही है। नहीं शफात जी, अरे सवाल कौन मैं रहेगा पूछूंगी, ये मेरी गठबंधन? सभा की जिम्मेदारी है, मर्यादा मुझे क्या रखिए, पूछना बहुत है। हो गया तुम्हारा। अरे मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आप आपने मेरे माध्यम से पूछा, इसका भी जवाब लूंगी क्या प्लीज। बहन मायावती अनिल जी जी को प्रधानमंत्री घोषित करेंगे? जवाब दीजिए। रुकिए। क्या मायावती जी को मायावती। प्रधानमंत्री घोषित करेंगे? अरे रुकिए ना शफात जी अरे प्लीज। भाई रुक जाइए, जवाब अभी दीजिए। तो बोलने का मौका मिला है। 70 साल बाद किसी की जबान खुल रही है मुस्लिम समाज के लोगों की। जवाब दे, क्या बहन मायावती अरे को मुस्लिम समाज की आवाज बहुत खुलती रही है। अरे आप ही गठबंधन का हैं जो मतलब तलबे बताओ चाट भाई। रहे हैं बीजेपी के जाकर। 300 करोड़ का हिसाब दे दो। 300 करोड़ अरे का तलबे हिसाब दे दो। चाटिए, 350 13,860 अरे करोड़ शफात का जी जवाब रुकिए ना, ये दीजिए कोई महेश बार बार शाह मैं का। आपसे गुजारिश कर रही हूँ मेन प्लीज। मुद्दे से भटकाने का काम बीजेपी करती है। बीजेपी नहीं नहीं चाहती है नहीं कि दूध का अनिल दूध अनिल पानी जी, का आप पानी हो। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए प्लीज। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए कि आखिर इंडिया गठबंधन में देखिए। ऐसा क्या चल रहा है जो नेताओं को बार बार सामने आके ये बोलना पड़ता है कि कोई रार नहीं है, सब कुछ ठीक है। देखिए, बार बार मीडिया के द्वारा ये सवाल किया जाता है बीजेपी के इशारे पर अरे 300 कि करोड़ का इंडिया हिसाब गठबंधन दीजिए में क्या पहले रार है। अनिल जी, जब तब सवाल जब पूछा बार गया बार तो आप ये आपने फिर मीडिया पर सुनिए, सवाल खड़े मैं कर दिए। आपको मुस्कान जी, मैं आपकी अरे बात कोई का जवाब जवाब दे रहा नहीं हूँ। इनके पास। जब शफात बार जी, बार आप रुकिए। मुझसे ये पूछेंगे, अरे क्या बहन जी को बार बार अगर ये सवाल किया जाएगा कि रार है, तो हमारा कहना है कोई रार हमारे यहाँ नहीं है। हम लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं और बीएसपी के आने से बीजेपी में घबराहट क्या है वो मैं बता अरे दूंगा। 300 करोड़ का हिसाब बीजेपी के अगेंस्ट जब चुनाव लड़ी है तो उत्तर अरे प्रदेश मैं के भी टीम से तमाम बोलूंगी, सीटें प्लीज ऐसी शफात हैं, जी की आवाज को थोड़ा डाउन किया जाए प्लीज। अनिल जी, उत्तर प्रदेश की तमाम सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी नंबर 2 पर रही है। आवाज को डाउन करने और वहां अगर बीएसपी के वोट, कांग्रेस के वोट समाजवादी पार्टी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी फर्स्ट है, वो सेकंड और थर्ड पोजीशन पर रही है। वहां अगर बीएसपी और सपा एक होते हैं, कांग्रेस उसके साथ होती है, लोकदल उनके साथ हो, आम आदमी पार्टी और उनके साथ हो, तो ये समझ लीजिए कि बीजेपी जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी में वोटों का आंकड़ा दुगने तिगुने से ज्यादा हो जाएगा। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के वोट बहुत ज्यादा तादाद में होंगे, बीजेपी उनके सामने बौना साबित होगी। इसीलिए बीजेपी में सबसे बड़ी घबराहट है कि इंडिया गठबंधन के साथ बीएसपी ना आ जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, जो एनडीए गठबंधन है उसे ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में अगर सबसे मजबूत अभी कोई पार्टी है बीजेपी के बाद तो वह समाजवादी पार्टी। ऐसे में अगर बसपा साथ आएगी तो लाजमी है कि दलित वोटर्स का जो वोट है वो इंडिया के पक्ष में जाएगा। इसीलिए बीजेपी में सुबुगाहट है, बीजेपी इसीलिए तमाम फर्जी के मुद्दों को तूल देती है। अरे शफात दलित जी, की बेटी से दौलत की बेटी बन गई। कहाँ दलित उनके साथ है? दलितों को भी तो छला है। ठीक कहाँ है। से वो? ये तो एक आंकड़ा है फर्जी जो बैठ के बना रहे हैं लोग। जी, इनसे पूछिए ना, दलित की बेटी दौलत की बेटी बन गई थी। कोई जवाब नहीं है गठबंधन के पास। ठीक है, विवेक जी आरोपों पर जवाब दे रहे हैं। विवेक जी दीजिए जवाब। विवेक जी सिर्फ इतना जवाब देते जो कर रहे हैं, पूरी तरह से विध्वंस करने का प्रयास करा रहे हैं डिबेट में। लेकिन आप एक बात समझिए, ये बहुत दलित की चिंता का 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6400 सीटों पे दलित बच्चे मांग कर रहे हैं अपनी रिजर्वेशन की, उस पे न्याय क्यों नहीं कर रहा है? तो हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया है, अब तो कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लेकर के नियुक्तियों का आदेश दे दिया है ना। लेकिन आपको नहीं लगता कि शफात हुसैन केवल और केवल राजनीतिक बयानबाजी करने से यहाँ पे वोट नहीं साध पाएंगे? जो बच्चे स्वतंत्र देव सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, वो किसके अधिकार की बात कर रहे थे मुस्कान जी? जिस दलित को लेकर के ये इतना पीड़ा में है कि दलित वोटर कहीं इंडिया गठबंधन का हिस्सा न बन जाए, वो दलित आज मायावती जी की मजबूरी क्यों है? क्योंकि वो भी उन दलितों को जवाब देना है। मायावती जी उन दलितों के सामने जब जाएंगी तो क्या मुंह लेके जाएंगी? भाई आखिर आपने उनके मुद्दों में संघर्ष नहीं किया, आपने उनके मुद्दों पे आवाज नहीं उठाई, आपने मुद्दों को न्याय दिलाने के लिए कोई क्रियान्वयन नहीं किया, तो यकीनन आपके ऊपर कहीं ना कहीं आपके ऊपर बातें हाँक रहे हैं बैठ करके। मैं तो पूछ रहा हूँ 6400 नियुक्ति किसको देनी है? भाजपा सरकार को देनी है ना मुस्कान जी। अब तो कोर्ट ने भी आदेश दे दिया, उसके बाद भी ये लगातार इस विषय पे कन्नी काटने का काम करते हैं। क्यों? क्या मजबूरी है शफात हुसैन की कि उन दलित बच्चों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं? मुझे इसका जवाब दे देना केवल।
दलित ऐसे ही अरे वोट दे देगा क्या? गायत्री केवल कहाँ है? बता राम दीजिए मंदिर से विवेक दलित जी, को नौकरी वोट मिल की जाएगी बात क्या? कर रहे हैं आप। राम मंदिर में नियुक्ति मिल रही है क्या दलित को? राम मंदिर का अरे पुजारी बताइए। आपने किसी दलित को बनाया है जो आप दलित दलित कर रहे हैं बैठ करके इतनी देर से? आप बताइए बताइए ना मुझे, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, प्रजापति दलितों कहाँ के लिए है? क्या किया है? जो अरे पूर्व कुछ में देख हुआ लीजिए क्या कहाँ हुआ है, किस छोड़ हाल में दीजिए, है। आज वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं वो बता दीजिए। उत्तर चलिए, प्रदेश का विपक्ष दंगा के ऊपर ये आरोप लगाना कहाँ आसान है? है। ठीक है शफात जी, आप दलित महासम्मेलन कर रहे हैं, दलितों को साधने की बात कर रहे हैं और लगातार कहा जा रहा है कि आप दलितों मैडम के लिए आप काम कर साधने रहे की हैं। बात दलितों नहीं के कर लिए रहे क्या हैं। क्या दलित है? हमारे साथ है, मुसलमान हमारे साथ है, पिछड़ा हमारे साथ है। अब लीजिए, सारी जो मैंने देश एक की सवाल जनता पूछा, हमारे नियुक्ति साथ है। क्यों भारतीय नहीं दी जनता जा रही है? पार्टी अभी स्पेसिफिक 5 सवाल है, राज्यों में बताइए ना, चुनाव उसका नहीं जवाब देंगे दीजिए आप क्या? मुझे। उन अभी लोग 6400 इन गुटबंधन सीटों को पे समझ में नहीं आ दलित रहा है बच्चों क्या? को नियुक्ति क्यों नहीं मिल रही ये है? कब समझेंगे? 69,000 शिक्षक वेंटिलेटर पे भर्ती है में, बस मैडम। ये बताइए आप मुझे, एक ये सीमित वेंटिलेटर जवाब पे है मेरा। इनके प्रति सहानुभूति प्रकट करिए। ठीक है। ये वेंटिलेटर पे जी रहे हैं, 24 के बाद इनको अरे इनको हम पता कहाँ नहीं जिएंगे चलेगा वो कि छोड़ इनकी दीजिए, हैसियत मैंने एक क्या सवाल है। पूछा मुस्कान, उस पर जवाब नहीं दे रहे ये हैं। अरे जवाब मुस्कान जी, दीजिए मैं ना, आपसे 300 आपके करोड़ माध्यम निकला से आपके सवाल फिर पड़ोसी के। पूछता हूँ। शफात जी 69,000 बताइए शिक्षक ना भर्ती कि में दलितों के लिए क्या हुसैन किया जी, है चरण आपने? चुम्बन की आदत पड़ गई है आपको केवल। अरे गायत्री प्रजापति महिला बारे में आरक्षण बता अरे दीजिए। जब आया शफात जी था, कब मुस्लिमों तक की उस याद मुद्दे नहीं को किया ये खींचेंगे आपने। भाई? कब तक उस ये मुद्दे मुद्दा को नहीं है, ये खींचेगा? बिजली डूबने वाले लोग हैं। ये मुद्दे नहीं महिला है। आरक्षण बिल पर जब मुस्लिमों की बात आई थी, अल्पसंख्यकों की बात आई थी, तो वही ये बीजेपी जनता को देखने उनकी के खिलाफत बाद करने में लगी हुई थी। ढंग का तब नहीं बोलना चाहिए सब बात का, आप सब बात समझिए तो उससे। सबके सब बलात्कारियों को घोषित करने वाले लोग हैं। ये गुट है। ये बलात्कारियों की भीड़ है बीजेपी में। मुद्दे से डील नहीं हो पावे। आपने दलित वोट साधने के लिए महासम्मेलन की बात की, मुझे बताइए 6400 सीटों पे दलित बच्चों को रिजर्वेशन के अनुसार लेकिन उनको नियुक्ति क्यों ठीक दे रही है है, सरकार? मुझे आज इस चर्चा की उम्मीद नहीं थी कि आज जिस तरीके से चर्चा होगी, क्योंकि जो सवाल थे वो तो जस की तस बने हैं, लेकिन एक हुनर बखूबी आप रखते ऐसे हैं आप गुंडे सभी कि हराने आप तत्वों को मुद्दे को बुलाएंगे तो डिरेल यही होगा। करके और मुद्दे को आप राम भाजपा मंदिर के से गुंडों जोड़ को देते बुलाएंगे हैं। तो यही होगा। मुद्दा कोई भी हो, इन्होंने डिरेल कर आपको दिया राम डिबेट मंदिर को। प्रमोट करना है और आपको राम मंदिर के जरिए अरे उनकी आप खामियां कृष्ण बतानी की है। बात करिए, खैर राम धन्यवाद मंदिर आप सभी गेस्ट का राम हमारे मंदिर साथ जो इस है- चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, लगातार सवाल ये था कि आखिर दलितों को साथ लाके क्या हासिल करना चाहती है इंडिया, क्योंकि अभी तक तो मायावती की तरफ से यही कहा जाता था कि वो 2024 में एकला चलो की नीति पर है, एकला चलो की राह पर है, वो अकेले लोकसभा चुनाव में हुंकार भरेंगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये समीकरण भी बदल रहे हैं और आज तो ये कहा जा रहा है कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर अपने शीर्ष नेताओं से चर्चा करने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिर इंडिया गठबंधन में क्या ऐसा चल रहा है जो नेताओं को अक्सर सामने आके ये बताना पड़ता है कि उनके बीच में कोई रार नहीं है। नेता तो ये साफ तौर पर कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ फ्लैट और स्मूथ चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आज फिर नीतीश कुमार को आके ये बोलना पड़ा कि उनके दिल में कोई रार नहीं है, उन्हें पद की कोई लालसा नहीं है। ऐसे में इंडिया गठबंधन कहां स्टैंड करता है, ये सवाल बड़ा है। क्या इंडिया गठबंधन में सभी नेताओं के बीच तालमेल ठीक से स्थापित हो पाया है और क्या मायावती एक बार फिर से इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी, जिसका सीधा नुकसान बीजेपी को होगा? ये सवाल था, लेकिन आज भी इस मुद्दे को डिरेल किया गया और हर बार की तरह मुद्दे को राम मंदिर से जोड़ा गया। लेकिन 2019 के बाद जो नतीजे सामने आए उसने समाजवादी पार्टी और बसपा को करारा झटका दिया। ऐसे में अगर मायावती की पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती है तो उससे समाजवादी पार्टी पर जो रिएक्शन है वो क्या होगा, समाजवादी पार्टी का इस पर टेक क्या होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों